स्वागत है दोस्तों आपका आपके अपने YouTube चैनल RWM न्यूज पर, जहां आपको मिलती है देश और दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे तेज खबरें। आज की टॉप ब्रेकिंग न्यूज में यूएन रिपोर्ट में भारत की अर्थव्यवस्था बनी सबसे तेजी से बढ़ने वाली बड़ी इकोनॉमी। वहीं सीज फायर के बाद जयशंकर ने अफगानिस्तान के विदेश मंत्री से पहलगाम आतंकी हमले की निंदा पर बातचीत की। गाजा पट्टी के इजरायल के हवाई हमलों में 115 मौतें, खान यूनिस में विस्थापितों पर भी बमबारी, 56 की मौत। इन सभी खबरों की सटीक जानकारी आपको मिलेगी आज के जबरदस्त न्यूज बुलेटिन में। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। जम्मू में जबरदस्त तिरंगा यात्रा निकली। करीब 10,000 लोग शामिल हुए थे इसमें। ये सब लोग राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए नागरिक वाले बैनर के साथ निकले थे। यात्रा इंदिरा चौक की JDA पार्किंग से शुरू हुई और प्रेस क्लब जम्मू तक गई। पूरा माहौल बड़ा देशभक्ति वाला था। लोगों ने झंडे उठाए हुए थे, नारे लगा रहे थे, एकदम जोश से भरा हुआ माहौल था। वहीं ऐसा लग रहा है दोस्तों कि जून में RBI फिर से रेपो रेट घटा सकती है, और वो भी तीसरी बार लगातार। अब जरा सोचो कि ऐसा क्यों? क्योंकि जो महंगाई दर है ना, वो लगातार 2 महीने से 4% से नीचे चल रही है, जो कि RBI का टारगेट होता है। तो एक्सपर्ट का कहना है कि जून में रेपो रेट में 0.25% यानी कि 25 बेसिस पॉइंट की कटौती हो सकती है। इसमें लोन वगैरह सस्ते भी हो सकते हैं। यूएन की रिपोर्ट आई है दोस्तों, इंडिया अभी भी सबसे तेजी से बढ़ने वाली बड़ी इकोनॉमी बना हुआ है। मतलब बाकी दुनिया में चाहे जो भी चल रहा हो, इंडिया की ग्रोथ इस फाइनेंशियल ईयर में करीब 6.3% रहने ही वाली है। यूएन की रिपोर्ट में खुद कहा गया है कि इतने सारे ग्लोबल टेंशन के बावजूद इंडिया की इकोनॉमी मजबूत बनी हुई है, बढ़िया चल रहा है अपना देश। वहीं एक अच्छी खबर है, सरकार ने अब हर गांव वाले विधानसभा एरिया में पंचायत उत्सव भवन बनाने की मंजूरी दे दी है। मतलब अब गांव वालों को शादी ब्याह या किसी और फंक्शन के लिए कोई हॉल ढूंढने की झंझट नहीं होगी। सस्ता और बढ़िया जगह मिल जाएगी अपने गांव में ही। सही सोचा है यार सरकार ने इस बार। वहीं आपका इसके बारे में क्या कहना है, कमेंट्स में जरूर बताएं। सीज फायर के बाद हमारे विदेश मंत्री जयशंकर जी ने अफगानिस्तान के एक्टिंग विदेश मंत्री मुताकी से बात की। बातचीत में उन्होंने पहलगाम वाले अटैक की निंदा करने के लिए उन्हें थैंक यू कहा। वहीं 22 अप्रैल को जो हमला हुआ था उसमें 26 बेकसूर लोग मारे गए थे, उसी को लेकर ये बात हुई थी। अच्छा लगा कि अफगानिस्तान ने उस पर स्टैंड लिया। इसी के साथ JDU के प्रदेश अध्यक्ष उमेश सिंह कुशवाहा ने राहुल गांधी पर तंज कस दिया। बोले कि राहुल गांधी अब बिहार में पैर जमाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो बस पॉलिटिकल ड्रामा कर रहे हैं। उनका कहना है कि अब तो कांग्रेस का यहाँ कोई खास जनाधार बचा ही नहीं है। यानी साफ साफ बोले तो बिहार में कांग्रेस का असर अब खत्म हो चुका है और राहुल गांधी बस दिखावा कर रहे हैं। गाजा पट्टी में हालात फिर से बहुत ही ज्यादा खराब हो गए हैं। इजरायल के हवाई हमलों में सिर्फ आधी रात से लेकर अब तक 115 लोग मारे जा चुके हैं। ये हाल के हफ्तों में सबसे खतरनाक हमला बताया जा रहा है। सबसे बुरा तो तब हुआ जब खान यूनिस में, जहां लोग पहले से ही विस्थापित होकर टेंट और छोटे घरों में रह रहे थे, वहां भी रात भर बम गिरते रहे। उस बमबारी में 56 लोग मारे गए। मतलब जो पहले से ही सुरक्षित जगह ढूंढ रहे थे वो भी नहीं बच पाए। बहुत दुखद है ये सब। मुनाफा कमाने के चक्कर में मिलावटखोर लोगों की सेहत से खिलवाड़ कर रहे हैं। अब जब भी फूड सेफ्टी वाली टीम रेड करती है तो ये लोग खोआ पनीर वहीं छोड़कर भाग जाते हैं। और मजे की बात यह है कि हर बार जो सैंपल टेस्ट होता है वो फेल ही निकलते हैं। मतलब साफ है कि मिलावट तो हो ही रही है। सोचो रोजमर्रा की चीजों में ऐसा चल रहा है तो लोगों की सेहत का क्या हाल होगा। दिल्ली के मोहल्ला क्लिनिक में जो डॉक्टर थे उनको अभी थोड़े टाइम का एक्सटेंशन मिल गया है ताकि इलाज वगैरह रुक ना जाए। लेकिन गड़बड़ ये है कि सरकार ने साफ कह दिया है कि अगर नए डॉक्टर आ गए आयुष्मान आरोग्य मंदिर के लिए तो पुराने वालों को टाइम से पहले भी हटा सकते हैं। अब इसी बात को लेकर मोहल्ला क्लिनिक के डॉक्टर टेंशन में हैं। उन्हें डर लग रहा है कि अब नौकरी चली जाएगी। कब नौकरी चली जाए कुछ भरोसा नहीं है। टाटा नगर से होकर जो ट्रेनें जाती है दोस्तों, उनमें से 12 ट्रेनें कैंसिल कर दी गई हैं 20 मई से 28 जून तक, जैसे कि संबलेश्वरी, इत्तवारी, बिलासपुर, जन शताब्दी वगैरह। असल में गम्हरिया और सीनी स्टेशन के बीच में ट्रैक का कुछ काम चलने वाला है, तो इसी वजह से ये ट्रेनें बंद रहेंगी। उस दौरान जिनको भी इस रूट से ट्रैवल करना है उन्हें पहले से चेक कर लेना चाहिए, वरना स्टेशन जाकर टेंशन हो जाएगी। साथ ही इंडिया की जो 4 बड़ी रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट है ना, उन्होंने पिछले वित्त वर्ष की आखिरी तिमाही में अपने 2.64 लाख से ज्यादा यूनिट होल्डर्स को करीब 1553 करोड़ रुपए बांटे। ये रकम पिछले साल की तुलना में लगभग 13% ज्यादा है। मतलब साल 2024 की आखिरी तिमाही में जो रकम थी वो थी 1377 करोड़। तो साफ है कि इन रियल एस्टेट फंड्स ने अच्छा खासा मुनाफा दिया है इस बार।
वही कैंसर का नाम सुनते ही लोग डर जाते हैं दोस्तों, क्योंकि ना सिर्फ बीमारी बड़ी मुश्किल होती है बल्कि जांच परख और दवाइयां भी काफी महंगी होती है। कई बार इसीलिए लोग सही वक्त पर इलाज नहीं करवा पाते। लेकिन अभी हाल ही में दिल्ली के एक 73 साल के बुजुर्ग को ये समस्या हुई थी और उनके लिए आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना बहुत मददगार साबित हुई। उन्हें एम्स में बिना कोई खर्च किए इलाज मिला और वो दिल्ली के पहले मरीज है जिन्हें इस योजना के तहत एम्स में मुफ्त इलाज मिला। सच में ये योजना लोगों के लिए बड़ी राहत देने वाली है। इसी के साथ आपको बता दें कि कुछ न्यूज चैनल्स और सोशल मीडिया पर यह खबर आई थी कि विदेश मंत्री जयशंकर ने कहा है कि चीनी उपग्रह पाकिस्तान की मदद कर रहे हैं, लेकिन सरकार ने ये पूरी खबर खारिज कर दी है। पीआईबी की फैक्ट चेक टीम ने भी साफ कहा है कि ये बात गलत तरीके से फैलाई गई है। विदेश मंत्री ने ऐसा कोई बयान नहीं दिया है, इसीलिए लोगों से भी अपील की गई है कि ऐसे झूठे और भ्रामक खबरों में मत फंसो, सच को ही समझो और सतर्क रहो। वहीं चीन में सुबह भूकंप के झटके महसूस हुए। रिक्टर स्केल पर उसकी तीव्रता 4.5 थी और ये लगभग 10 किलोमीटर गहराई में हुआ। ये जानकारी राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र ने दी है। वैसे तो ज्यादा नुकसान की खबर नहीं आई है, लेकिन ये सुनकर थोड़ा डर जरूर लगा। इसी के साथ आपको बता दें कि पिछले कुछ दिनों से देखा गया है कि सोने का दाम लगातार गिर रहा है। एक टाइम तो ऐसा भी आया था कि पिछले महीने जब 10 ग्राम सोने का रेट लगभग 1 लाख रुपए तक पहुंच गया था, लेकिन अब हालात उल्टे हो गए हैं। सोना नीचे ही जा रहा है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो बहुत जल्दी 10 ग्राम सोने का रेट MCX पर 10,000 तक आ जाएगा। वहीं MSME यानी छोटे मोटे बिजनेस होते हैं ना, उनके लिए मिनिस्ट्री ने इस साल के नेशनल अवार्ड्स के लिए एप्लीकेशन मंगवाए हैं। मतलब जिनका खुद का छोटा मोटा बिजनेस है वो लोग अप्लाई कर सकते हैं। MSME की तरफ से खुद कहा गया है कि जो भी लोग अप्लाई करना चाहते हैं वो 20 तारीख से पहले कर दें। अलग अलग कैटेगरी में अवार्ड्स दिए जाएंगे। अभी के लिए कुल 35 नेशनल अवार्ड्स का सिस्टम है। वहीं राजपुर रोड स्थित राष्ट्रपति आशियाना अगले माह जून से आम जनता के लिए खोल दिया जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 20 जून को उत्तराखंड के दौरे के दौरान इस आशियाना के उद्घाटन समारोह में शामिल होंगी। साथ ही 132 एकड़ क्षेत्र में बनाए जा रहे एक आधुनिक पार्क की भी आधारशिला वो इसी दिन रखेंगी। ये पार्क अगले वर्ष जनता के लिए खुलने की योजना में है। वहीं दोस्तों आज शेयर बाजार में बिकवाली का माहौल रहा है। हालांकि निवेशक डिफेंस सेक्टर के शेयरों में रुचि बनाए हुए हैं। डिफेंस स्टॉक्स में से कई ऐसे शेयर हैं जिनमें 6% से अधिक की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। साथ ही आपको बता दें कि कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स की एक महत्वपूर्ण बैठक आगामी दिनों में आयोजित होने जा रही है। पिछले समय में भारतीय व्यापारियों ने तुर्की और अजरबैजान के प्रति कड़ा रुख अपनाया। इस बैठक में इन देशों के भारत विरोधी रवैये की निंदा की जाएगी और उनके उत्पादों के बहिष्कार पर गंभीरता से विचार किया जाएगा। ये कदम व्यापारियों की सुरक्षा और राष्ट्रीय हितों की सुरक्षा के लिए उठाया जा रहा है। पश्चिम बंगाल के आरजीकर मेडिकल कॉलेज में हुए रेप और हत्या के मामले में आज कलकत्ता हाईकोर्ट में महत्वपूर्ण सुनवाई होने वाली है। ये घटना तब सामने आई थी जब कॉलेज के छात्रावास में एक महिला मेडिकल छात्रा के साथ इस जघन्य अपराध को अंजाम दिया गया था। इस घटना ने पूरे राज्य को हिलाकर रख दिया था। तब से पीड़िता के लिए न्याय की मांग जोर शोर से उठती रही है और अब कोर्ट में इस मामले की सुनवाई को लेकर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। वहीं अगर एप्पल के CEO टिम कुक भारत से अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट अमेरिका ले जाने का फैसला करते हैं तो सबसे ज्यादा नुकसान एप्पल को ही होगा। ऐसा कहना है ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव के संस्थापक अजय श्रीवास्तव का। GTRI की रिपोर्ट के मुताबिक भारत को कुछ कम वेतन वाली नौकरियां खोनी पड़ सकती हैं, लेकिन कुल मिलाकर देश को ज्यादा बड़ा नुकसान नहीं होगा। इसका मतलब ये है कि भले कुछ रोजगार प्रभावित हो पर आर्थिक स्तर पर भारत के लिए ये इतना बड़ा झटका नहीं होगा। वहीं एप्पल को अपनी उत्पादन लागत और सप्लाई चेन के लिए बड़ा असर झेलना पड़ सकता है। वहीं 78th कान फिल्म फेस्टिवल में लापता लेडीज फेम एक्ट्रेस नीतांशी गोयल ने रेड कारपेट पर कदम रखा। अपनी महज 17 साल की उम्र में वो कान के रेड कारपेट पर उतरने वाली सबसे युवा बॉलीवुड अभिनेत्री बन गई हैं। ब्लैक ऑफ शोल्डर गाउन में नीतांशी का लुक काफी आकर्षक और वायरल हो रहा है। उन्होंने इस खास मौके पर अपनी खुशी जताते हुए सोशल मीडिया पर अपनी तस्वीरें भी साझा की। ये उनके करियर का एक बड़ा और खास मुकाम माना जा रहा है जो उन्हें बॉलीवुड में और भी पहचान दिलाएगा। साथ ही बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने बेंगलुरु में स्थित हरे कृष्णा मंदिर को इस्कॉन सोसाइटी का घोषित किया है। शीर्ष अदालत ने इस्कॉन बेंगलुरु की याचिका को स्वीकार किया जिसमें उन्होंने कर्नाटक हाईकोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी जिसमें बेंगलुरु के हरे कृष्ण मंदिर और शैक्षणिक परिसर के नियंत्रण को इस्कॉन मुंबई के पक्ष में दिया गया था। ये फैसला सुप्रीम कोर्ट की पीठ जिसमें न्यायमूर्ति AS ओका और जस्टिस ऑक्सटीन जॉर्ज मसीहा शामिल थे, इन्होंने ये फैसला सुनाया। इस निर्णय से इस्कॉन बेंगलुरु को अपने प्रतिष्ठित मंदिर और परिसर पर अधिकार मिला है।
साथ ही बता दें, संयुक्त राष्ट्र ने 2025 के लिए भारत की जीडीपी ग्रोथ का अनुमान 6.6% से घटाकर 6.3% कर दिया है। जनवरी 2025 में ये अनुमान 6.6% था। हालांकि इस थोड़ी गिरावट के बावजूद भारत को दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक माना जा रहा है। ये जानकारी संयुक्त राष्ट्र की नई रिपोर्ट 2025 के मध्य तक विश्व आर्थिक स्थिति और संभावनाएं में दी गई है, जिसे 16 मई को जारी किया गया है। इसी के साथ आपको बता दूं कि अब की बार जून में आरबीआई फिर से रेपो रेट कम कर सकता है, लगातार तीसरी बार, क्योंकि पिछले 2 महीने से महंगाई 4% से नीचे चल रही है, जो आरबीआई का टारगेट होता है। तो अब उम्मीद लगाई जा रही है कि जून में वो इसे 0.25% और घटा सकते हैं। पाकिस्तान के राजदूत सैयद मारूफ अचानक बांग्लादेश की राजधानी ढाका से गायब हो गए हैं, जो अभी काफी चर्चा में है। कहा जा रहा है कि वो एक हनी ट्रैप में फंस गए थे। उनके और एक बैंक में काम करने वाली लड़की के रिश्ते की वजह से शायद उन्हें वहां से भागना पड़ा। ये लड़की बांग्लादेश बैंक की असिस्टेंट डायरेक्टर बताई जा रही है। वहीं दोस्तों, जियो की पूरी सहायक कंपनी जियो क्रेडिट ने पहली बार बॉन्ड जारी किए हैं और उन्होंने 1000 करोड़ रुपए जुटाए हैं। ये बॉन्ड लगभग 2 साल और 10 महीने के लिए हैं और इसमें लोगों को मिलने वाला ब्याज दर 7.19% है। शुरुआत में 500 करोड़ रुपए का बेस प्लान था, लेकिन बाद में उन्होंने 500 करोड़ रुपए का अतिरिक्त ऑप्शन भी दिया, जिसे ग्रीन शू कहा जाता है। मतलब जरूरत पड़े तो और पैसे भी जुटा सकते हैं। बाजार में जो हालात बदल रहे हैं, उसके साथ ही निवेशकों का भी झुकाव बदला है। अब लोग स्मॉल कैप और मिड कैप फंड्स से ज्यादा बड़े लार्ज कैप फंड्स की तरफ ज्यादा रुचि लेने लगे हैं, खासकर फ्लैक्सी कैप फंड्स में। पिछले 4 महीने से फ्लैक्सी कैप फंड्स ने सबसे अच्छा प्रदर्शन किया है, यानी जो सक्रिय इक्विटी निवेश वाले फंड हैं, उनकी लिस्ट में ये सबसे ऊपर चल रहे हैं। वहीं मार्च 2025 में आरबीआई के पास इंडियन कंपनियों ने बाहर से लोन लेने के लिए करीब 11 अरब डॉलर की डिमांड डाली थी और मजे की बात यह है कि पिछले 6 सालों में ये सबसे ज्यादा है किसी एक महीने में। इसमें से ज्यादातर कंपनियों ने बिना किसी खास मंजूरी वाले रास्ते से करीब 8.3 अरब डॉलर की डिमांड की और जो बचे हुए थे उन्होंने अप्रूवल लेके करीब 2.7 अरब डॉलर की डिमांड की। मतलब इंडिया की कंपनियां अब इंटरनेशनल मार्केट से पैसा उठाने में फिर से एक्टिव हो गई हैं। टीवीएस मोटर का इलेक्ट्रिक स्कूटर iQube लोगों को काफी पसंद आ रहा है। अप्रैल 2025 में ये बिक्री में पहले नंबर पर था और मई में भी इसकी बढ़त बनी हुई है। हाल ही में जो डेटा आया है उसके मुताबिक 1 से 14 मई के बीच करीब 10,569 लोग इस स्कूटर को खरीद चुके हैं, यानी iQube अभी भी मार्केट में टॉप कर रहा है। अमेरिकी डॉलर मजबूत होने और ग्लोबल ट्रेड वॉर के साथ साथ भारत पाकिस्तान तनाव कम होने की वजह से सुबह घरेलू वायदा बाजार में सोने और चांदी की कीमतों में काफी झुकाव आया है, यानी कि कीमतें काफी नीचे आ गई हैं। MCX पर 5 जून की डिलीवरी वाला सोना सुबह 11:35 के करीब 1200 रुपए यानी करीब 1.26% गिरकर 51,100 रुपए प्रति 10 ग्राम पर ट्रेड कर रहा था। साथ ही सोशल मीडिया पर एक वीडियो बड़ा वायरल हो रहा है विराट कोहली और अनुष्का शर्मा का। दोनों के साथ उनके बच्चे वामिका और छोटा वाला अकाय भी है। सुनने में आया है कि अनुष्का अपने पति और बच्चों के साथ अपनी मम्मी के घर गई थी। जैसे ही अनुष्का की मां ने अकाय को देखा, फट से गोद में उठा लिया। वीडियो लोगों को बहुत ही क्यूट लग रहा है, सब खूब शेयर कर रहे हैं। आंध्र प्रदेश में जगन मोहन रेड्डी की पार्टी YSRCP को बड़ा झटका लगा है। उनकी पार्टी की MLC और विधान परिषद की उपाध्यक्ष मयाना जाकिया ने पार्टी छोड़ दी। सबको चौंका दिया उन्होंने। अब वो बीजेपी में शामिल हो गई हैं। उनका कहना है कि वो PM मोदी के लीडरशिप से काफी इम्प्रेस हैं, इसीलिए बीजेपी ज्वाइन कर ली है। वहीं मोदी जी ने आज एक मीटिंग की थी मछली पालन को लेकर। सरकार इस फील्ड में काफी मेहनत कर रही है। उन्होंने ये देखा कि अब तक क्या प्रगति हुई है और आगे क्या प्लान है। इस बार फोकस गहरे समंदर में मछली पकड़ने और सी फूड एक्सपोर्ट को बढ़ाने पर है, ताकि ये सेक्टर और मजबूत हो और देश को फायदा हो। वहीं ट्रंप अभी मिडिल ईस्ट टूर पर हैं। पहले सऊदी गए थे, वहां कुछ बड़ी डील हुई। अब कतर पहुंच गए हैं और फिर UAE जाने वाले हैं। असल में तीनों देशों को कुछ खास चीज़ों की ज़रूरत है, जैसे न्यूक्लियर प्रोग्राम, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और सिक्योरिटी को लेकर। इन्हीं टॉपिक्स पर बात चल रही है। काफ़ी स्ट्रेटेजिक टूर लग रहा है ये।
साथ ही हरदोई में एक भयानक एक्सीडेंट हो गया। एक ट्रक ने सवारियों से भरे ऑटो को टक्कर मार दी। उसमें 6 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई और 3 लोग बुरी तरह घायल हैं। जैसे ही पुलिस को खबर मिली वो तुरंत पहुंची, लेकिन तब तक ट्रक ड्राइवर भाग चुका था। घायलों को हॉस्पिटल भेजा गया और अब पुलिस उस ट्रक वाले को ढूंढ रही है। साथ ही लखनऊ में सीएम योगी की अगुवाई में कैबिनेट की मीटिंग हुई थी। इसमें कुल 10 बड़े फैसलों को हरी झंडी मिल गई। सबसे खास बात ये रही कि ऑपरेशन सिंदूर की जो जबरदस्त कामयाबी रही है उस पर भी चर्चा हुई। सरकार ने हमारे जवानों के साहस और पराक्रम को सलाम करते हुए एक अभिनंदन प्रस्ताव पास किया है। यानी सेना के शौर्य को लेकर सरकार ने एक तरह से ऑफिशियली सराहना की है। इसी के साथ आज की वीडियो में फिलहाल के लिए बस इतना ही। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें ताकि इसी तरह के वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। मिलेंगे जल्द ही, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।